की बात की थी कल, इन्वेस्टिगेशन इन डेंगू। तो सबसे पहले बात किया था हम लोगों ने कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे। हीमोग्लोबिन आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। कम ज्यादा है तो इसका हमारा दो इन्फ्लुएंस रहेगा। कम हो गया है मतलब ब्लीड है, ज्यादा है तो इसका मतलब ब्लीड नहीं है, वाटर वेसल से बाहर चला गया, हीमो कंसंट्रेशन है, बीपी कम हो गया होगा। द सेम अप्लाइज फॉर पैक्ड सेल वॉल्यूम, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन और पीसीवी में ये आपका रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। अगर डेंगू में बीपी कम हो रहा है, इसका मतलब है पेशेंट आपका वर्सन हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, हीमोग्लोबिन ज्यादा हो रहा है, पीसीवी ज्यादा। ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड वेसल से वाटर लीक कर रहा है, तो बीपी कम हो जाएगा। बीपी कम हुआ भी है, ऐसे कंडीशन में आप फ्लूइड दीजिए। दूसरी कंडीशन ये है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, पीसीवी कम हो रहा है और बीपी भी कम हो रहा है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम हो, पीसीवी कम हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि बीपी कम हो। इसका मतलब ब्लड वेसल से ब्लड भी निकल गया है, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, है ना। अगर ऐसा कोई कंडीशन है, थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन कम हो गया क्योंकि हम फ्लूइड दे रहे हैं इसमें, पीसीवी कम हो गया लेकिन बीपी नॉर्मल है, तो इसका मतलब पेशेंट का बीपी नहीं फॉल हो रहा है, मतलब पेशेंट वर्सन नहीं हो रहा है, पेशेंट बल्कि ठीक हो रहा है। तो हम लोग आईवी फ्लूइड मेंटेनेंस डोज में देते रहेंगे या उसको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देते रहेंगे। ये तीनों समरी था, हीमोग्लोबिन इंक्रीज, पीसीवी इंक्रीज, बीपी डिक्रीज, फ्लूइड। हीमोग्लोबिन डिक्रीज, बीपी डिक्रीज, पीसीवी डिक्रीज, ब्लड। अगर ये मोर और लेस नॉर्मल है और बीपी भी नॉर्मल है तो नो नीड ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा फ्लूइड। इसका मतलब है पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, मेंटेनेंस फ्लूइड दे सकते हैं। प्लेटलेट काउंट अगर कम होगा तो ब्लीड करेगा। कब हम लोग प्लेटलेट चढ़ाएंगे ये भी आज के लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने डेंगू प्रोफाइल देख लिया था। यहाँ पे हमने कहा था कि आपका पहले एंटीजन ब्लड में आएगा, दैट इज NS1 एंटीजन। ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंटीबॉडीज डेवलप होने लगेंगी और सारा एंटीजन न्यूट्रलाइज कर देंगी, एंटीजन मिलना बंद हो जाएगा 5 डेज के बाद, लेकिन फिर एंटीबॉडी देखेंगे। एंटीबॉडी में पहले आईजीएम फिर आईजीजी। जो डायग्नोस्टिक रोल है वो आईजीएम का है, आईजीजी का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कंक्लूजन कहते हैं अप टू 5 डेज। NS1 आईजीएम डेंगू की बात करें तो ग्रेटर देन 5 डेज से पॉजिटिव आएगा और ये एक्यूट इन्फेक्शन को बताएगा। आईजीजी विल इंडिकेट टुवर्ड्स पास्ट इन्फेक्शन। तो जब हम लोग कहते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यू किसकी है, 5 डेज के पहले NS1 एंटीजन की, आफ्टर 5 डेज आईजीएम ऑल्सो हैव डायग्नोस्टिक वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कुछ सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक्सरे करा लिया, इको करा लिया और यूएसजी एब्डोमेन करा लिया, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल ब्लीड भी हो रहा होगा तो पता चल जाएगा, थर्ड स्पेस लॉस हो रहा होगा, मतलब वेसल के अंदर से बॉडी के किसी कैविटी में ब्लड या वाटर चला जा रहा होगा, तो इसको भी हम लोग फिगर आउट कर लेंगे। ये भी आपका बीपी कम होने का एक कॉज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नई स्लाइड से, ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। ठीक है, कुछ लोगों के क्वेरीज भी हैं, वो भी मैं यहीं पे सॉल्व करता चलूंगा। ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू, आई होप सभी को स्क्रीन बिल्कुल साफ साफ मिल रही है। लिख भी लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। इससे पहले कि हम लोग ट्रीटमेंट के डिटेल में जाएं, हम लोग क्लिनिकली एक टेस्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में देख लिया है, हम लोग हीमोग्लोबिन देखेंगे, पीसीवी देखेंगे, मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट। इसके अलावा हम लोगों ने देख लिया था प्लेटलेट काउंट क्या है। देन वी हैड डेंगू प्रोफाइल, डेंगू प्रोफाइल में NS1 एंटीजन और आपके आईजीएम डेंगू एंटीबॉडी। इसके अलावा एक क्लिनिकल टेस्ट भी करते हैं हम लोग, क्लिनिकल टेस्ट फॉर susceptibility टू ब्लीड। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, वी टाई कफ ऑफ स्फिग्मो
मैनोमीटर, मैनोमीटर है ना। बीपी कफ को हम लोग टाई करते हैं ओवर आर्म एंड इन्फ्लेट, है ना, एंड इन्फ्लेट इट टू 20 mm Hg above systolic blood pressure, above systolic BP. Then we observe number of petechiae over hand या cubital fossa, cubital fossa। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल किसी का बीपी हो आपका 120/80 mm Hg, यहाँ पे जो बीपी कफ है हियर 120 plus 20 mm Hg is equal to 140 mm Hg, कितनी देर के लिए, फॉर जस्ट 5 मिनट्स। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हम लोग देखते हैं कि कितने पेटिकी बने हैं। वी एग्जामिन नंबर ऑफ पेटिकी, कितनी दूरी में, ओवर 1 इंच स्क्वायर। अगर ये आपके नंबर ऑफ पेटिकी 20 से ज्यादा है, इफ नंबर ऑफ पेटिकी इतने ही एरिया में ग्रेटर देन 20 है, देन susceptibility to bleed, susceptibility to bleed is high, that is यहाँ पे हम लोग सस्पेक्ट करेंगे कि आपका सीवियर डेंगू, है ना। ऐसे केसेस में हम लोग देखते हैं कि कितने पेटिकी बने हैं, क्योंकि ब्लड वापस नहीं जा रहा है, ब्लड पूल हो रहा है। अगर पूलिंग होगी और ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, थोड़ा थोड़ा स्किन ब्लीड या ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग टॉर्निकेट टेस्ट करते हैं ना, दिस इज नोन एज टॉर्निकेट टेस्ट, नोन एज टॉर्निकेट टेस्ट। हमने ब्लड फ्लो को रोक दिया, ऊपर कोई चीज बांध के। तो सबसे अच्छे तरीके से टॉर्निकेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी के बीपी कफ को इन्फ्लेट कर दीजिए ताकि ब्लड रिटर्न ना जा पाए। एक डायग्राम भी है, उसको देख लेते हैं। बहुत पहले मैंने इस डायग्राम को लिया था। बीपी कफ को इन्फ्लेट कर दिया जाए तो किस तरीके से हम लोग पेटिकी वगैरह देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरे ख्याल से सभी लोग देख पा रहे होंगे, है ना। इस डायग्राम को बहुत ही सिंपल है। इन्फ्लेट द बीपी कफ, बिटवीन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें केवल 5 मिनट के लिए रखना है, यहाँ पे हम लोग कफ अप्लाई करेंगे, सिस्टोलिक बीपी प्लस 20 mm Hg। ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कफ को इन्फ्लेट करेंगे ओवर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद क्योंकि ब्लड वापस नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है ब्लड लीक आउट करने लगे। ये आपका 1 इंच स्क्वायर है, 1 इंच स्क्वायर। अगर यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेटिकी होंगे, देखो छोटे छोटे पेटिकी आपको दिख भी रहे हैं, ठीक है। अगर ये 1 इंच में ग्रेटर देन 20 पेटिकी हैं, इसका मतलब है ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा है। कैपिलरी फ्रेजिलिटी, ऐसे लोगों में आगे चल के कैपिलरी में रप्चर, रप्चर क्यों होगा, क्योंकि जो आपकी एंटीबॉडीज बनी थी वो आपके कैपिलरी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो वहां से पहले प्लाज्मा लीकेज था, अब यहाँ पे कौन सा लीकेज होने लगेगा, प्रॉपर ब्लड ही लीक करने लगेगा, है ना, जिससे थर्ड स्पेस लॉस होगा और पेशेंट में हाइपोटेंशन होगा। ये आपका कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट या आपका क्लिनिकल टेस्ट, जिसमें हम लोग इसको नाम दे देते हैं टॉर्निकेट टेस्ट। फिर से इस टेस्ट को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपली बात कर रहे हैं कि एक क्लिनिकल टेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को बुला के, लैब में नहीं, जिसमें आप लोग देखोगे कि
अगर बीपी हम लोग बीपी कफ से ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, ऊपर ना जाने दें, तो कैपिलरी में ब्लड पूल होने लगेगा। अगर कैपिलरी आपका रप्चर होने का चांस था या एंटीबॉडी मीडिएटेड, वहां पे ब्लड लीकेज का चांस था। तो जितना ज्यादा पूलिंग होगी उतना ज्यादा लीकेज के चांसेस ज्यादा होंगे। यहाँ पे अगर हम एकदम ब्लॉक कर दें ब्लड फ्लो को सिस्टोलिक से 20 ऊपर जाके, ठीक है, और 5 मिनट तक हम लोग इसी को रेज रखें, तो कैपिलरी पूलिंग बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से आपका 1 इंच के स्क्वायर में 20 पेटिकी से ज्यादा मिल सकते हैं। तो एक तरीके से ये बताता है पेशेंट में टेंडेंसी टू ब्लीड। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग सस्पेक्ट करेंगे कि आगे चल के हमें सीवियर डेंगू जैसा ट्रीट करना है। टॉर्निक्वेट एक तरह से हम लोगों ने कोई चीज बांध दिया, टाई कर दिया और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, इसी को हम लोग कहते हैं टॉर्निकेट टेस्ट। ये आप लोग यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच का एरिया लेके यहाँ पे देखोगे कि कितने पेटिकी कितने परप्यूरा हैं। ठीक है, अगर ये 20 से ज्यादा है तो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे चांसेस ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए अब ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं प्रॉपर। जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के डेंगू थे, है ना। डेंगू आपका कुल मिला के 3 टाइप से था। वी हैड सिंपल डेंगू फीवर, दूसरा हमारे पास हो गया था सीवियर डेंगू फीवर, सीवियर डेंगू फीवर, जिसको हम लोग कहते थे डेंगू, यहाँ ब्लीडिंग के चांसेस थे, डेंगू हीमरेजिक फीवर। आगे चल के हम लोगों ने देख लिया था थर्ड, यहाँ पे काफी ज्यादा आपका फ्लूइड या ब्लड कहीं इंटरनल ऑर्गन में शिफ्ट हो गया या थर्ड स्पेस में चला गया, एडिमा के फॉर्म में, साइटिस के फॉर्म में, प्लूरल इफ्यूजन के फॉर्म में और पेरिकार्डियल इफ्यूजन के फॉर्म में। तो हम लोग कहते थे डेंगू सॉक सिंड्रोम, वहां पे हम लोग कहेंगे डेंगू सॉक सिंड्रोम। ये आपका डेंगू फीवर हो गया, ये आपका डेंगू हेमरेजिक फीवर हो गया, और ये आपका हो गया डेंगू सॉक सिंड्रोम DSS। यहाँ पे बीपी काफी कम हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन, और हाइपोटेंशन आगे चल के अगर रिकॉर्ड ही ना हो पाए अनरिकॉर्डेबल बीपी, अनरिकॉर्डेबल बीपी तो हम लोग कह देते हैं शॉक की कंडीशन आ गई है। अब यहाँ पे अगर जो फ्लूइड दोगे वो काफी फास्ट दोगे, तो ये आपका डेंगू का एक तरीके से प्रेजेंटेशन होता है। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था डेंगू जब ट्रीट करेंगे तो हम लोग PCV देखेंगे, और सेकंड चीज है हम लोग यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन देखेंगे, तीसरा प्लेटलेट देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट की बातें कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच की बात करते हैं तो जो मेन डेंगू का ट्रीटमेंट है वो फ्लूइड ट्रीटमेंट है। ठीक है, लिखते हैं मेन ट्रीटमेंट इज फ्लूइड, मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड, मेन ट्रीटमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। कितना इनको फ्लूइड दोगे, कौन सा फ्लूइड दोगे, कब बंद करोगे, कब नहीं करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा फ्लूइड है, दैट इज रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सेलाइन। इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स, क्रिस्टलॉइड्स। अगर इससे काम नहीं चलेगा तो हम लोग और कोई वॉल्यूम एक्सपेंडर देंगे जिसको हम लोग कहते हैं कोलॉइड्स। उसकी बात जब ट्रीटमेंट करेंगे तो देखेंगे। सेकेंड, अच्छा अगर पेशेंट ओरल ले रहा होगा तो ओरली भी अलाउ करेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड चीज हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोगों ने कंडीशन देखा था, अगर आपका ब्लड लॉस हो गया हो, अगर यहाँ पे एनीमिया हो गया हो, और एनीमिया में भी हीमोग्लोबिन आपका लेस देन 6 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन भी देखी थी। क्या कंडीशन देखी थी, हीमोग्लोबिन फॉल कर रहा हो, PCV फॉल कर रहा हो, है ना,
और आपका बीपी भी फॉल कर रहा हो, मतलब पेशेंट में कहीं इंटरनल ब्लीड हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था, हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो रहा हो, पीसीवी इंक्रीज कर रहा हो और बीपी फॉल कर रहा हो, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कब करोगे? दो चीज है, अगर मान लो प्लेटलेट बहुत कम हो जाए तो जाहिर सी बात है ससेप्टिबिलिटी या टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि प्लेटलेट ही आपके ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पे अगर ब्लीडिंग की बात करें और हम कहते हैं प्लेटलेट आपका काफी कम हो गया, इफ प्लेटलेट्स लेस देन 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, तो हम लोग ट्रांसफ्यूज करेंगे। पहला इंडिकेशन ये है। दूसरा इंडिकेशन क्या है, अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा हो, पेशेंट ब्लीड कर रहा होगा तो हम ये थोड़ी ना वेट करेंगे कि 10,000 हो जाए, पूरी तरह से ब्लीड कर जाए, मर जाए, फिर इसको हम प्लेटलेट चढ़ाएं। इफ ब्लीडिंग एविडेंस प्रेजेंट, हम लोगों ने बात किया था ब्लीडिंग एविडेंस प्रेजेंट का क्या मतलब है ना, जैसे किसी को एपिस्टैक्सिस हो रहा हो, किसी को ढेर सारे पेटिकी परप्यूरा, या स्टूल का कलर आपका ब्लैक हो, मलीना एंड ऑल दीज थिंग्स, तो यहाँ पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इफ प्लेटलेट काउंट बिलो 50,000, 50,000 से कम है तो हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन सोच सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मैंने बताया था 1 लाख के नीचे हो, तो इतना रुकेंगे क्यों? जो भी आप प्लेटलेट चढ़ाओगे, जो एंटीबॉडीज हैं उसे भी डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो बिना मतलब के प्लेटलेट चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना, अनलेस एंड अनटिल उस समय आपको ब्लीडिंग प्रिवेंट करनी हो। तो यहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस तब होते हैं जब पेशेंट में 10,000 से कम प्लेटलेट हो जाए। लेकिन अगर ऑलरेडी ब्लीड कर रहा है, इसका मतलब इसकी ब्लीडिंग ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे ब्लीड कर रहा होगा तो 10,000 के लिए नहीं रुकोगे। ब्लीड अगर ऑलरेडी करना स्टार्ट कर चुका है, अपनी अपनी ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, यहाँ पे प्लेटलेट अगर आपका 50,000 से कम है तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का क्राइटेरिया है कि अगर 6 से कम है तो आपको करना है। प्लेटलेट का क्राइटेरिया अगर 10,000 से कम हो गए या 50,000 से कम है और ब्लीड कर रहा है। आरएल और एनएस की बात कर ही लिए हो। जब भी कोई पेशेंट आपका एडमिट होता है तो उसको काफी सारा स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, है ना, तो स्ट्रेस अल्सर वगैरह बन जाते हैं, पेशेंट को फीवर आ रहा होगा, बॉडी पेन आ रहा होगा, वॉमिटिंग फील हो रहा होगा, तो हम लोग इसके अलावा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी करते हैं, लिख लेते हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, पेशेंट को तकलीफ भी होगी, है ना, एडमिट हुआ है आपके पास, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं पैरासीटामोल इफ फीवर, 6 आवरली दे सकते हैं, इससे जल्दी मत दो। पैरासीटामोल के अलावा जैसे मान लो कॉम्बीफ्लम दे दिया आपने किसी को, नेप्रोक्सिन दे दिया, यहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ी जो भी आपके एनसिड्स होते हैं वो ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ा देते हैं, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आपका सेफेस्ट एंटीपायरेटिक है वो आपका पैरासीटामोल है। इससे प्लेटलेट डिसफंक्शन लोएस्ट होता है, सेफेस्ट एंटीपायरेटिक। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं अवॉइड करिए कुछ चीजें, कौन सी चीजें अवॉइड करोगे? आइबुजेसिक एसिड, और भी जैसे इसको कॉम्बीफ्लॉम नाम से आपको मिलती है, कॉम्बीफ्लॉम। और क्या चीजें आती हैं, जैसे मान लो नेप्रोक्सेन, ढेर सारे जो बाकी एनसिड्स हैं उनको अवॉइड करोगे। बिकॉज, क्यों अवॉइड करोगे? दे कॉज प्लेटलेट डिसफंक्शन, जो प्लेटलेट है वो भी अपना काम नहीं कर पाएगा, डिसफंक्शन एंड चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज। आपका मेन एम क्या है यहाँ पे? जब पीसीएम दे रहे हो तो आपका एम है कि फीवर कम हो जाए, बॉडी एट कम हो जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो बहुत तेजी से फीवर उतार दें, कोई स्ट्रॉन्ग एनसिड दे दें, उससे नुकसान है, क्योंकि एक ऐसी डिजीज है जहाँ पे आपका प्लेटलेट काउंट लगातार कम हो रहा है।
कोई ऐसी ड्रग दे दोगे जो प्लेटलेट डिसफंक्शन कराएगा, प्लेटलेट की एक्टिविटी भी कम करा देगा, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी। और आइए आगे आते हैं, सिम्टोमेटिक में और क्या दे सकते हैं। एक तो आपने पीसीएम दे दिया, ऐसे पेशेंट को हम लोग एक एंटासिड देंगे, एंटासिड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चाहे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे देंगे, चाहे हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, H2 ब्लॉकर। तो जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई इलनेस होती है, तो पेशेंट में थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, जिसकी वजह से HCl का सिक्रीशन बढ़ जाता है। इसकी वजह से स्ट्रेस अल्सर बन जाते हैं, स्ट्रेस अल्सर, जिसकी वजह से पेन एब्डोमेन हो सकता है, या आपका ब्लीड वगैरह भी और फर्दर हो सकता है ना। तो पेशेंट को हम लोग स्ट्रेस अल्सर से बचाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको आप लोग पीपीआईज कहते हो, है ना। इसको क्या करते हो, एक टेबलेट पेंटॉप आता है, पेंटोप्राजोल, एग्जाम्पल टेबलेट पेंटॉप 40, इंजेक्शन भी आता है इसी उसमें, है ना। तो इसी को हम लोग देखते हैं पेंटोप्राजोल। इससे क्या होगा, एसिड सिक्रीशन कम हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ट्रीटमेंट का आउटलाइन देख रहे हैं, अभी डिटेल में जाएंगे। सेकेंड चीज क्या देख सकते हो यहाँ पे, H2 ब्लॉकर देख सकते हो, H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स में जैसे टेबलेट रेनिटिडीन, रेनिटिडीन, रेनिटिडीन आपका 150 मिलीग्राम BD, टेबलेट रेंटेक नाम से आपको मार्केट में मिलती है। हो सकता है पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो रही हो। थर्ड, अगर इसको वॉमिटिंग हो रही है तो हम लोग यहाँ पे एंटी एमेटिक देंगे, एंटी एमेटिक्स। वॉमिट हो रहा होगा, एंटी एमेटिक में क्या दोगे, इंजेक्शन एमसेट दोगे, क्या रहता है उसमें, ऑन्डेंसिट्रॉन रहता है, एग्जाम्पल ऑन्डेंसिट्रॉन। किस नाम से आता है, टेबलेट या इंजेक्शन एमसेट, एमसेट, या हो सकता है इंजेक्शन एमसेट देना पड़े अगर उसको वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। 4 मिलीग्राम पर ml का इंजेक्शन आता है, 4 मिलीग्राम और 8 मिलीग्राम की टेबलेट्स भी आती हैं। SOS दीजिए, अगर उसे जरूरत हो तभी दीजिए, जरूरी नहीं कि आप ये सब चीजें दीजिए। कुछ लोग मानते हैं कि पपाइन एंजाइम जो होती है प्लेटलेट के काउंट को बढ़ाती है, तो यहाँ पे कुछ और ड्रग्स इन ट्रायल, यूज ड्रग्स इन ट्रायल, ड्रग्स इन ट्रायल, ठीक है। इसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे हमारे पास होता है एग्जाम्पल पपाइन एंजाइम, ये कहाँ से मिलता है, लीव एक्सट्रैक्ट ऑफ पपाया, पपीता, कुछ लोग कीवी, कुछ लोग बकरी का दूध, गोट मिल्क, ठीक है। गोट मिल्क का थोड़ा सा लॉजिक है, उसमें माना जाता है सिलेनियम बहुत ज्यादा होता है, और सिलेनियम प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन को रोकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग मानते हैं कि जो पपाइन एंजाइम है ये आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। तो ये मानते हैं, हर जगह से प्रूवन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पपाइन की टैबलेट देते हैं, टैबलेट कई नाम से आता है पपाइन, आपका 1 टैबलेट TDS, जब तक उसे डेंगी है तब तक ये टैबलेट देंगे। बाकी तो हम लोग देख ही लेंगे, कुछ डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये आपका पपाइन की टैबलेट है, ठीक है। बहुत यूज और मिसयूज कुछ भी कहें अभी इसको, कैरी पाया कंपनी की मुझे दिख गई थी तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया था, ठीक है। 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम, ठीक है, कैरी पाया नाम से आता है। वही आपके पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट से लेते हैं, करीब आपकी 1000 मिलीग्राम होती है, एग्जैक्टली 1100 मिलीग्राम की ये टैबलेट होती है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कैरी पाया, बहुत सारे इसके मार्केट नेम है, आपका 1 टैबलेट TDS। पैरासीटामोल आपने देख लिया है, अभी इन सब का और डिटेल में लेके चलेंगे। जहां तक फ्लूइड की बात है, मेन जो आपका फ्लूइड मेन स्टे ट्रीटमेंट है दैट इज RL एंड NS। मुझे उम्मीद है सबने RL और NS की भी बोतल देखी होंगी, अगर मेरे पास है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहे आपके
कल इनकी बात डिटेल में करेंगे हम लोग, ठीक है। ये 3 फ्लूइड हम लोग डेंगू में यूज करते हैं, ठीक है, RL, NS और DNS। RL NS आप लोग बीपी इंक्रीज करने के लिए करते हैं, DNS आपका मेंटेनेंस फ्लूइड में, यहाँ पेशेंट का बीपी ठीक हो गया और वो अभी लेकिन सही से खा पी नहीं रहा है तो मेंटेनेंस फ्लूइड देंगे। तो जो बेस्ट फ्लूइड यहाँ पे होता है दैट इज RL, बेस्ट फ्लूइड ये आपका होता है रिंगर लैक्टेट। सेकेंड चॉइस आपका होता है नॉर्मल सेलाइन। जैसे डायरिया के केस में आप देखते हैं, डायरिया के केस में भी फ्लूइड लॉस ज्यादा होता है, पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, हम लोग वहां पे भी रिंगर लैक्टेट देते हैं। RL इज रिंगर लैक्टेट, ठीक है। तो कुल मिला के ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। जो भी पेशेंट की कंप्लेन होगी, जो भी उसके सिम्टम्स होंगे, जो भी उसकी डिजीज की सीवियरिटी होगी, हम लोगों ने डिसाइड करना है कि किस तरीके से क्या अप्रोच रखना है उसको मैनेज करने की। हमेशा ना ब्लड देना है, हमेशा ना उसको RL देना है, ना हमेशा प्लेटलेट देना है, ना हमेशा एमसेट देना है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। फिर से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। अप्रोच की बात करते हैं, तो जो मेन ट्रीटमेंट है ये फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर पेशेंट ओरली ले रहा हो, ठीक है, उसे वॉमिटिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा कंप्लेन ना हो, उसे हम लोग कोकोनट वाटर, ORS ये सब भी दे सकते हैं। इससे भी उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, बीपी उसका इम्प्रूव होगा, जैसे हम लोग डायरिया डिहाइड्रेशन में देते थे। जो हम लोग फ्लूइड प्रीफर करते हैं दैट इज RL एंड नॉर्मल सेलाइन, रिंगर लैक्टेट एंड नॉर्मल सेलाइन, इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स। अगर इनसे काम नहीं चला, आगे चल के मेन ट्रीटमेंट में देखेंगे हम लोग कोलॉइड्स देते हैं, है ना। कोलॉइड्स का मतलब होता है कि आपके ऐसे वॉल्यूम एक्सपेंडर्स जो आपके ब्लड के अंदर वाटर रीएब्सॉर्ब करें ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेस देन 6 हो जाए, कब होगा, जब इन्वेस्टिगेशन में हमें ऐसी कंडीशन मिलेगी, बीपी फॉल हो रहा है, हीमोग्लोबिन भी फॉल हो रहा है और PCV भी फॉल हो रहा है, इसका मतलब ब्लड वेसल से आपका क्या निकल जा रहा है, ब्लड। यहाँ पे ब्लड वेसल से क्या निकल जा रहा है, वाटर। तो यहाँ पे HB इंक्रीज होगा, PCV इंक्रीज होगा, BP डिक्रीज होगा। अगर यही BP नॉर्मल हो तो हमें कोई जरूरत नहीं है आपका बहुत एग्रेसिव मैनेज करने का। प्लेटलेट कब चढ़ाएंगे, अक्सर आप लोग देखते होंगे हॉस्पिटल में जंबो पैक चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, सिंगल डोनर प्लेटलेट SDP, ठीक है। जरूरत नहीं है तो नहीं चढ़वाना है, क्योंकि जो भी एंटीबॉडीज बनी है, जो भी आप चढ़ाओगे सब खत्म हो जाएंगे। चढ़ाने का इंडिकेशन क्या है, अगर प्लेटलेट बहुत कम हो जाए जिसपे ब्लीडिंग टेंडेंसी किसी में भी हो सकती है। कुछ लोगों का ब्लीडिंग थ्रेशोल्ड अलग होता है, वो 50,000 के आसपास ब्लीड करने लगते हैं। तो जब ब्लीड करने लगा है, ऐसे पेशेंट को प्लेटलेट दोगे तो आप उसकी हेल्प ही करोगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 एंड ब्लीडिंग प्रेजेंट। कहीं कहीं ये 30-20 भी दिया हुआ है, लेकिन टू स्टे ऑन सेफर साइड हम लोगों को 50,000 पे चढ़ा देना चाहिए अगर ब्लीड कर रहा है। बाकी कुछ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होगा, फीवर है तो PCM दीजिए, बाकी अवॉइड करिए, क्योंकि बाकी से प्लेटलेट डिसफंक्शन ज़्यादा होगा और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। देन वी हैव एंटासिड्स। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, वायरल फीवर हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, एंटासिड्स हैज टू बी गिवन। एंटासिड क्या करते हैं, जब आपका स्ट्रेस होता है उससे गैस्ट्रिक एसिड या HCl का सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे स्ट्रेस अल्सर होंगे। यहाँ पे प्लेटलेट कम है, हो सकता है प्लेटलेट कम है, अल्सर बन गया तो पेशेंट अब आपका एब्डोमेन से भी, सॉरी, स्टमक से भी ब्लीड करने लगे, डिओडनम से भी ब्लीड करने लगे, है ना। तो कुल मिला के ये आपका प्रोफाइलैक्टिक यूज होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 इंडिकेशन है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं जैसे पेंटोप्राजोल, और भी ढेर सारे हैं, ओमेप्राजोल, है ना, ढेर सारी और भी ड्रग्स हैं। इसके अलावा H2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, मेनली रेनिटिडीन यूज करते हैं। इसके अलावा एंटी एमेटिक दे सकते हैं, बहुत जगह हम लोगों ने पढ़ा है, एमसेट टैबलेट या इंजेक्शन। कुछ ड्रग्स आपके ट्रायल पे हैं, कुछ और सब्सटेंसेस ट्रायल पे हैं, कीवी, मिल्क एंड मेनी अदर थिंग्स। यहाँ पे जो कभी कभी यूज कर लिया जाता है दैट इज पपाइन एंजाइम, एक्सट्रैक्ट ऑफ पपाया लीव्स, इस तरह की कुछ टैबलेट आती है। आपको मैंने रिंगर लैक्टेट और NS और आपका DNS जो कैसे दिखता है इसको दिखा दिया है, कल इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे।
चैट सेक्शन में आइए सभी लोग।